Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar. In today secondary English, we are going to discuss about a poem that is stanzas from an elegy written in a country churchyard. तो आज हम सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर एक पोम डिस्कस करेंगे। अगरचे मेरी इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर की, उसमें मैंने सारे जितने भी पोम्स हैं सेकेंडरी इंग्लिश के, कराची बोर्ड के या सिंध बोर्ड के, तो वो मैंने उसको अपलोड किया हुआ है, जिसमें से एक ये पोम रहती थी। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इस नज़म को जो है, इस पोम को मैं अपलोड कर दूं। तो फाइनली आज मुझे मौका मिला है कि मैं इस की डिटेल्ड एक जो है वो एक्सप्लेनेशन की वीडियो यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँ। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो स्टैंजास फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। सो स्टैंजास मीन्स कुछ बंद हैं। स्टैंजा लाइक 4 लाइन्स की जो है वो स्टैंजा है, इसके अंदर काफ़ी सारी। तो कुछ स्टैंजास लिए गए हैं। किससे लिए गए भाई? एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक ऐसा मरसिया जो गिरजाघर के यार्ड में या गिरजाघर के सहन में लिया गया है। एलिजी एक ऐसी पोम को कहते हैं जिसमें किसी की डेथ पर्सन या जो डाइड लोग हैं, जो मरे हुए लोग हैं, उनके बारे में जो नज़म लिखी जाती है, उनकी मौत पर जो नज़म लिखी जाती है, तो उसे एलिजी कहा जाता है। उर्दू में इसको मरसिया कहते हैं। और रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का मतलब जिसको लिखा गया है एक कंट्री चर्चयार्ड में। कंट्री मतलब गांव या देहात, और चर्चयार्ड के मतलब होते हैं चर्च की यार्ड, मतलब गिरजाघर के सहन। तो गिरजाघर के सहन पर एक मरसिया लिखा गया है, और वो एक काफ़ी लॉन्ग एक एलिजी है जिसके कुछ स्टैंजा हम यहाँ पर रीड करेंगे। पोएट का नाम है, शायर का नाम है थॉमस ग्रे, जिनकी पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं। थॉमस ग्रे 1716 में पैदा हुए और 1771 में जो है उनकी डेथ हुई, और ये लंदन में पैदा हुए थे। तो एक ब्रिटिश पोएट हैं, एक इंग्लिश पोएट हैं, लंदन में पैदा हुए थॉमस ग्रे। और अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट की पोएम की तरफ। तो एन एलिजी इज़ अ सैड पोएम व्हिच इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन, कि एलिजी एक गमगीन, एक उदास नज़म होती है जो किसी की मौत पर लिखी जाती है। थॉमस ग्रे wrote this elegy at the church of Stoke Pokes on the death of his friend Richard West. थॉमस ग्रे ने इस एलिजी को, इस मरसिये को लिखा था स्टोक पोक्स के एक चर्च में, और अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट, उसकी मौत पर उन्होंने ये लिखा था। ठीक है। तो स्टोक पोक्स में एक चर्च है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो इसमें एक चर्च आपको बैकग्राउंड पर दिख रहा है, और चर्च यार्ड जो होती है ना, उसमें हमारे पास एक सिमेट्री या ग्रेव यार्ड कह सकते हैं, कब्रिस्तान बना होता है जिसमें मुख्तलिफ ग्रेव्स और मुख्तलिफ कब्र उसके अंदर मौजूद होती है। तो दिस पोम वॉज इमेंसली एडमायर्ड इन द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा इसको एडमायर किया गया, इसकी तारीफ़ की गई इस नज़म की। जस्ट बिफोर लीडिंग द विक्टोरियस असॉल्ट अपॉन क्यूबेक इन विच ही डाइड, जनरल वुल्फ रिसाइटेड स्टैंजास फ्रॉम इट टू अ ग्रुप ऑफ हिज ऑफिसर्स and declared that he would have been prouder to have written that poem than to have conquered Canada. तो कनाडा को कंकेयर करने वाले, उसको फतेह करने वाले जनरल वुल्फ, उन्होंने जब जो है वो हमला किया था, विक्टोरियस असॉल्ट किया था क्यूबेक में, दैट्स एक्चुअली अ प्रोविंस इन कनाडा। तो जब क्यूबेक प्रोविंस में कनाडा के उन्होंने हमला किया था और उसमें जीते थे, तो उस हमला करने से पहले इन्होंने अपने ऑफिसर्स को यही स्टैंजास जो है वो पढ़कर सुनाई थी, और उन्होंने ये भी उनसे कहा था, ऐलान किया था कि बजाय कनाडा को कंकेयर करने के लिए उनके ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात ये होती कि उन्होंने इस नज़म को लिखा होता। मतलब थॉमस ग्रे की ये जो पोम है, ये जो नज़म है, इतनी अच्छी है, या इतनी ज़्यादा ये एक स्ट्रॉन्ग पोम है कि कनाडा को तस्खीर करने और कनाडा को फतेह करने से ज़्यादा बड़ा काम जो है वो इस नज़म को लिखना था। ठीक है। तो अब आते हैं अपने इस पोम की तरफ, इस एलिजी की तरफ इंट्रोडक्शन के बाद। तो फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करेंगे। The curfew tolls the knell of parting day, the lowing herd winds slowly over the lea, the ploughman homeward plods his weary way, and leaves the world to darkness and to me. तो अब देख सकते हैं कि इन a single stanza consists of 4 lines,
and they are written in rhyming couplets, and the rhyming pattern is A B A B. First line is rhyming with the third line, while the second line is rhyming with the fourth line. So there is a definite rhyming pattern in this poem. So the curfew tolls the knell of parting day. कर्फ्यू मतलब होता है घंटी, ठीक है, वो घंटी जो बजाई जाती है किसी को तंबी देने के लिए, दैट्स कर्फ्यू. टॉल्स मतलब होता है रिंग्स, बजती है. नेल का मतलब होता है वो घंटी जो मौत पर बजाई जाती है, किसी के मरने पर बजाई जाती है. जो चर्च में आप देखते हैं कि चर्च पे घंटियाँ लगी होती हैं, लाइक बेल्स लगे होते हैं जो किसी की मौत पर बजाए जाते हैं. पार्टिंग का मतलब होता है ढलता हुआ, ख़त्म होता हुआ. लोइंग, लोइंग मीन्स सर झुकाए हुए. हर्ड का मतलब होता है झुंड, जैसे मवेशियों का झुंड, गाय बकरी का झुंड. OER, दिस इज ओवर. ली का मतलब होता है घास, मतलब ग्रास लैंड. प्लोमैन मीन्स फार्मर, किसान. होमवर्ड मीन्स घर की जानिब. प्लॉट्स मतलब वॉक्स, चलता है. वेरी वे, वेरी मतलब थका हुआ, वे का मतलब होता है रास्ता. ठीक है. सो मैंने हर चूँकि दिस पोम हैज़ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स एज वेल एज द डिफ़िकल्ट पैटर्न, तो मैंने इसमें ऑलरेडी जो है वो उर्दू में मैंने मुश्किल मीनिंग्स जो है वो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स को लिख दिया है, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में इतना कमांड नहीं रखते वो भी इन पोम्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपने एग्जाम्स के लिहाज से तैयारी कर सकें. सो द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. घंटी बजती है और इस तरह से मौत की खबर आती है ढलते हुए दिन की. ठीक है, घंटी बजती है और इससे खबर सुनाई दी जाती है कि दिन जो है वो ढल गया है. मतलब यहाँ पर शाम की बात की जा रही है कि दिन ढल रहा है और शाम का एक वक्त हो रहा है, सूरज गुरूब होने वाला है, और जिस पर कहा जा रहा है कि ये दिन जो है वो ढलता है और शाम के वक्त जो है इस तरह से एक घंटी बजती है. इसका मतलब कि सारे लोग अपने काम ख़त्म करके अपने घर चले जाएं गुरूब आफ्ताब के वक्त. तो द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे. घंटी बजती है और जो है वो दिन ख़त्म होता है. द लोइंग हर्ड वेंट स्लोली ओवर द ली. लोइंग हर्ड, सर झुकाए हुए गाय बकरी के झुंड स्लोली चलते हुए जा रहे हैं ओवर द ली, अपने घास में, अपने अपने बाड़ों की जानिब जहाँ पर वो रात में स्टे करते हैं, अपने स्टेबल्स की जानिब. द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे. किसान भी घर की जानिब चलता है और थके हुए अंदाज के साथ, पूरे दिन की मेहनत के थके हुए अंदाज के साथ वो रास्ते में चलता हुआ जाता है. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और ये दुनिया अब तारीख सी हो जाती है मेरे लिए. ठीक है, और ये दुनिया भी तारीख हो जाती है और मैं भी तारीख हो जाता हूँ. इसकी मीन्स के मेरे चारों तरफ खामोशी हो जाती है, चारों तरफ एक तरह से सुनसान हो जाता है और अकेलापन जो है वो मुझे महसूस होता है. सेकंड स्टैंजा है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट and all the air of solemn stillness holds. Save here the beetle wheels his droning flight, and drowsy tinklings lull the distant falls. Fades means धुंधला जाना, ब्लर हो जाना. ग्लिमरिंग का मतलब होता है यहाँ पर दिस इज चमकता हुआ, कोई चमकती हुई कोई चीज़. लैंडस्केप के मतलब होता है लाइक ज़मीन, कोई नज़ारा. साइट मीन्स होता है नज़ारा और लैंडस्केप में ज़मीन. सोलेम, सोलेम की मीन्स होती है पुरसकून. स्टिलनेस मीन्स साकिन होना, किसी चीज़ का ठहरा हुआ होना. होल्ड्स मीन्स मौजूद है. सेफ का मतलब होता है सवाई इसके, एक्सेप्ट. बीचल, बीचल एक तरह का कीड़ा होता है जो हवा में प्रवास करता है, उड़ता है और उसके उड़ने से तेज़ किस्म की आवाज़ आती है. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई. दिस इज़ एक्चुअली अ बीटल. ये काफ़ी बड़े साइज़ के इंसेक्ट्स होते हैं और जब ये उड़ते हैं तो उनके उड़ने से एक आवाज़, एक किस्म की बजिंग साउंड एक आती है. व्हील्स मतलब उड़ता है. ड्रोनिंग, ड्रोनिंग मीन्स वही उड़ने की आवाज़ जो बीटल की होती है. फ्लाइट मतलब उसकी परवास. नेक्स्ट लाइन है ड्राउजी. ड्राउजी मीन्स नशीली या जिसको नींद आ रही हो. टिंकलिंग, घंटी की आवाज़ को कहते हैं. लल मतलब होता है आहिस्ता कर देना, स्लो कर देना. डिस्टेंट मीन्स दूर दराज. और फोल्ड्स मतलब होता है बाड़ा, जिसमें गाय बकरी वगैरह रहते हैं. तो आ जाते हैं अब एक्सप्लेनेशन की तरफ. तो ये मैंने आपको पहले मीनिंग्स बता दी सारे वर्ड्स की, जिसको आप अपने बुक में नोट डाउन कर लें. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट. अब धुंधला जाता है या धुंधला जाती है चमकती हुई ज़मीन मेरे नज़ारे से, मेरी आंखों के सामने से. हर तरफ चीज़ें धुंधली हो रही हैं, मतलब तारीकी फैल रही है. एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड. उस पूरे हवा में एक पुरसकून सा ठहराव अब मौजूद है. ठहराव सा आ गया है पूरे माहौल में. गहमा गहमी ख़त्म हो चुकी है. लोग अपने घर को जा रहे हैं, किसान वगैरह, भेड़ बकरी सब. सेवियर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट. सेवियर सवाई उसके,
मतलब हर जगह खामोशी है सवाई उस जगह के। द बीटल व्हील्स, जहाँ पर एक कीड़ा उड़ता है और अपने उड़ने वाली परवाज उसकी आ रही है। मतलब जुगनू वगैरह की बात कर रहे हैं, वो कीड़े जो रात के वक्त जागते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि वो जुगनू हैं या फिर दूसरे कीड़े हैं जो उड़ रहे हैं, उनके उड़ने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फोर्स, और नशीली घंटी की आवाज़ लल द डिस्टेंस फोर्स आ रही है आहिस्ती आहिस्ती दूर दराज के बाड़ों से। घंटी की आवाज़ मतलब लाइक जो है वो जो जानवरों के गले में घंटी बांधी जाती है, दैट इज टिंकलिंग्स उसको कहा जा रहा है। तो अच्छा, फर्स्ट सेकंड लाइन में तो आप देख सकते हैं एलिट्रेशन मौजूद, सोलेम स्टिलनेस, जब दो सेम साउंड वाले वर्ड्स एक साथ आते हैं, सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले, इनको फिगरेटिव लैंग्वेज में, फिगर ऑफ स्पीच में हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। और लास्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन आ रही है। पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं बच्चों? कि अगर बेजान चीज के अंदर जान डाल दी जाए शायरी की ताकत से, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स, और नशीली घंटी की आवाज। तो घंटी की आवाज को नशीली कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है घंटी की आवाज तो नशीली नहीं हो सकती, यहाँ पर इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है। मतलब वो जो आवाज़ आ रही है, मतलब जो दूर जा रहे हैं मुझसे, गाय मतलब भेड़ बकरी वगैरह, गायें वगैरह, भैंस वगैरह सब, वो जो मवेशी जो कैटल्स मुझसे दूर जा रहे हैं, उनके गले में जो घंटी बजी है, घंटी मौजूद है, तो उनके बजने से एक बड़ी हल्की सी धीमी सी आवाज़ आ रही है दूर दराज के बाड़ों से। और इससे क्या हो रहा है कि नशीली इसलिए कह रहे हैं कि वो एक बड़ा एक मशहूर कौन आवाज़ है, जिससे जो है वो नींद सी आ रही है और एक नशा सा तारी हो रहा है शायर के ऊपर। तो एक तरह से एक सीन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ये चर्च यार्ड में जब वो मौजूद हैं, क्या मंजर उन्हें दिखाई दे रहा है वो उसमें बता रहे हैं। थर्ड नेक्स्ट स्टैंजा हमारे पास है, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आइवी मेंटल टावर, द मोपिंग आउल डस्ट टू द मून कंप्लेन of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reign. So save का मतलब होता है वही सवाए, लेकिन yonder means होता है दूर, ivy mantles टावर, वो टावर जिस पर घास उगी हो। समटाइम्स चर्च के जो टावर होता है ना, आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसमें घास सी एक लग जाती है और वो जो है वो क्लाइम करनी शुरू हो जाती है, जैसे कि मनी प्लांट वगैरह आपने देखा होगा कि वो क्लाइम करती है, बेल बनकर वो ऊपर जाती है, तो इसको आईवी मेंटल टावर हम कहते हैं। मॉपिंग मतलब माइजरेबल, मुसीबत ज़्यादा। कंप्लेन में शिकवा करना, शिकायत करना। वेंडरिंग बेमकसद फिरना, आवारागर्दी करना। बावर के मतलब होते हैं कोई जगह। मॉलेस्ट मीन्स तंग करना, परेशान करना, इरिटेट करना। एंशियंट मीन्स कदीम। सॉलिटरी मीन्स अकेला। रीन मीन्स होते हैं जागीर या जायदाद। सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर, सवाए उस दूर जो आईवी मेंटल टावर है, वो टावर मतलब चर्च की वो टावर जिस पर घास उगी हुई है। तो द मॉपिंग ऑल, तो उस टावर पर मॉपिंग, मुसीबत ज़्यादा परेशान हाल एक उल्लू है जो चांद को कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है। ऑफ सच एज वेंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोवर, जैसे कि कोई बेमकसद फिर रहा है उसके इस पुरस्कार जगह में, उसके एक सीक्रेट जगह में। शायर की बात कर रहे हैं कि वो शायर की कंप्लेन करता है चांद से कि भाई एक ऐसा शख्स है जो इस रात की तारीख में यहाँ पर या शाम के ढले यहाँ पर मौजूद है और जो उसको परेशान कर रहा है। मॉलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रीन, और वो तंग कर रहा है उसकी कदीम अकेलेपन वाली जागीर को, जहाँ उल्लू रातों में अकेला बैठता है और आवाज़ें निकालता है, तो वो उसको यहाँ पर तंग कर रहा है। चूँकि जो आउल्स होते हैं उनको अकेलापन पसंद आता है, दैट्स वाई दे स्लीप एट डे एंड दे वेक अप एट नाइट। तो ये भी एक सीन क्रिएट कर रहे सेंजा में। नेक्स्ट सेंजा है, beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever lays that rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath means नीचे, below something. Rugged elms, खुरदुरे दरख्त। एल्म जो है वो दरख्तों को कहते हैं, जैसे यहाँ पर पिक्चर आपको दिख रही है, जो अक्सर कब्रिस्तानों में उगे होते हैं। तो सिमेट्रीज के अंदर तो देख सकते हैं यहाँ पर एक सिमेट्री है, एक ग्रेव यार्ड है जहाँ नीचे कब्र है, और ये जो दरख्त होता है दैट इज एल्म। दैट यू ट्रीज शेड, यू भी एक हरा भरा दरख्त होता है, तो यू नाम होता है दरख्त का, हरे भरे दरख्त के शेड या उसके नीचे, उसके छाँव के नीचे। वेयर जहाँ, हीव्स उभरते हैं। टर्फ, टर्फ का मतलब होता है ग्रास या घास। मोल्डरिंग जिसको
नज़रअंदाज कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, अवॉइड कर दिया जाए। हीप मीन्स बड़ी तादाद में, लार्ज अमाउंट में। रूट का मतलब होता है सादा, सिंपल। फोर फादर्स के मतलब यहाँ है एंसेस्टर्स, आबा व अजदाद। हैमलेट मीन्स अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव। तो बीनीथ दोस रग्ड एल्म्स दैट यू ट्रीज शेड, इन्हीं खुरदरे दरख्तों और हरे भरे दरख्तों के छांव के नीचे, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्डरिंग हीप, जहाँ पर घास उभर आई है बहुत से बड़ी तादाद में जो है वो कब्रों के ऊपर। मतलब कहते हैं कि ये जो दरख्त है, बड़े बड़े दरख्तों के नीचे जो ज़मीन है, इन पर घास उभर आई है, ठीक है, जिनमें घास उभरी हुई है वो बड़ी तादाद में कब्रों के ऊपर। ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड, इसमें से इस कब्र के नीचे हर शख्स अपने तंग से कोठरी के नीचे हमेशा के लिए लेटा है, मतलब मर चुका है। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, ये सादा से आबा व अजदाद, सादा से फोर फादर लोग हैं इस आबाई गांव के, जो इस कब्र के अंदर, इस कब्र की आगोश में सो रहे हैं, इन कब्रों के अंदर। तो कब्रों की तरफ वो आते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion on the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. ब्रीजी मीन्स सुबह की हवा, सुबह की ठंडी हवा, नसीम सहर जिसको हम कहते हैं, सुबह की ठंडी हवा को। इंसेंस ब्रेथिंग, मीठी खुशबू वाली। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह के वक्त। सॉलो, सॉलो मीन्स होता है अबाबील। ट्विटरिंग, ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, चिरपिंग। स्ट्रॉ बिल्ट शेड, तिनके से बने हुए घोंसले। श्रिल मतलब होता है तेज आवाज। क्लैरियन मीन्स बांग या अजान। इक्विंग, गूंजने वाली। लोली बेड मीन्स कब्र, एक वो बिस्तर जो जमीन के नीचे है, मतलब कब्र कहा जा रहा है इसको, लोली बेड। तो द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेथिंग मॉर्न, जो सुबह की हवा है, मीठे खुशबू वाले सुबह की हवा है, वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो चल रही है। अगरचे वक्त जो है वो रात का हो रहा है, लेकिन या शाम का हो रहा है, तो आपको पता है कि जो ठंडी हवा है वो दो टाइम चलती है, वो सुबह के टाइम भी चलती है और जो है वो शाम के वक्त भी चलती है। तो वही कहना, सुबह की जैसी ठंडी हवा चलती है वैसी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। द swallow twittering फ्रॉम द straw built shed, अबाबील चहचहा रहे हैं अपने तिनके से बने हुए घोंसलों से। अबाबील, swallow इज एक्चुअली अ बर्ड, वो चहचहा रहे हैं, वो चहचहाते हैं उन घोंसलों से जो तिनके से बने हैं। द croc's shrill clarion and echoing horn, मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा, यहाँ पर लास्ट लाइन से ना फर्स्ट लाइन को जोड़ा जा रहा है। नो मोर शेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, मतलब कुछ चीज़ें जो है ना वो क्या करती हैं, इंसानों को जगाती हैं। रोज का मतलब होता है जगाना, कुछ चीज़ें इंसानों को अपने बिस्तर से जगा देती हैं। उनमें से ये तीन चीज़ें बता रहे हैं कि एक पहले सुबह की जो ठंडी हवा मीठी खुशबू वाली चलती है, जिसको सूंघ कर इंसान जाग जाता है सुबह की हवा को। इस तरह से परिंदे चहचहाते हैं अपने तिनके से बने हुए घोंसलों से, इससे भी इंसान जाग जाता है। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, जो मुर्गे की तेज बांग होती है, या फिर जो इकोइंग हॉर्न, गूंजने वाली जो हॉर्न होती है, बगल होती है, बाजा होता है, जो सुबह सवेरे बजाया जाता है मॉर्निंग टाइम में। तो इन सब से क्या होता है कि गांव में मौजूद इंसान जो है वो जागता है, गांव में मौजूद लोग जो है वो जाग रहे होते हैं। इन सब की बदौलत ऐसा होता है कि वो जाग जाते हैं। नो मोर शेल रोज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, लेकिन ये सारी चीज़ें अब इन मुर्दा लोगों को अपने कब्र से नहीं जगा सकते। वैसे के लोग जो मर चुके हैं, अब ये लोग दोबारा नहीं जाग सकते। एक जो लोग जो रात में सोए हैं वो तो इन चीज़ों से सुबह उठ सकते हैं, बेदार हो सकते हैं, लेकिन जो मर चुके लोग हैं, जो कब्र में मौजूद हैं, वो अब नहीं जागेंगे इन सारी आवाज़ों से। नेक्स्ट स्टैंजा है फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शेल बर्न और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, no children up to run up to lisp their sides return or climb his knee the envied kiss to share. Blazing means जलता हुआ, hearth means होते है तंदूर या चूल्हा, ply means होता है मसरूफ हो जाना, verb है ये ply. lisp का मतलब होता है टूटी फूटी अल्फाज में बात करना। साइर मतलब यहाँ पर होता है बाप, फादर। envied means होता है कि जलन वाली, मतलब जिससे जलन हो, जिससे हसद हो, ठीक है। एनविड, एन बाई से निकला ये वर्ड।
तो फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शैल बर्न, उन लोगों के लिए, देम से हमारे यहाँ मुर्दा लोग हैं जो लोग कब्र में सोए हैं, उन लोगों के लिए अब घर का चूल्हा नहीं जलता, मतलब उनके लिए चूल्हा नहीं जलाया जाता, चूंकि उनके घर पे अब रोटियां नहीं बनती उनके लिए, क्योंकि वो मर चुके हैं, मुर्दा लोग खाना नहीं खाते। और बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, या जो मसरूफ़ बीवियां होती हैं वो नहीं मसरूफ़ होती हैं अपने शाम की सिंगार में। केयर से मुराद यहाँ सिंगार है, बनाव है, कि मतलब जब शाम में उनके हस्बैंड घर आते हैं तो वो जो दिन भर से थकी हुई, दिन भर की मसरूफ़ बीवियां होती हैं जो घर के काम काज में जो है वो मशगूल होती हैं, और एक तरह से वो मेड जैसी उनकी सूरत हो जाती है, मासी जैसी। लेकिन जब उनके हस्बैंड घर आने वाले होते हैं तो वो बनाव सिंगार करती हैं ताकि उनके हस्बैंड जब घर आएँ तो वो अपनी बीवी का प्यारा चेहरा देखें और उनकी थकन जो है वो दूर हो जाए। तो कहते हैं कि अब तो जाहिर सी बात है वो मर चुके हैं, तो उनकी बीवियाँ अब अपने लिए शाम के टाइम में सिंगार नहीं करती। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्ट देयर साइड्स रिटर्न, ना ही उनके बच्चे अब वो टूटे फूटे अल्फाज बोलते हुए अपने बाप के लौटने पर उसे टूटे फूटे अल्फाज कहते हैं। और क्लाइम हिज नीज, ना ही वो उसके घुटनों पर चढ़ते हैं, द एनवेट किस टू शेयर, ताकि वो उस जलन वाली किस या बोसे को वसूल कर सके अपने बाप से। कि जब बाप अपने घर आता है खेती बाड़ी करके, वो गरीब बाप, तो बच्चे उसके क्या करते हैं कि वो टूटे फूटे अल्फाज में अपने बाप की खुशामद करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसके घुटनों से लिपट जाते हैं और उसके ऊपर गोदी चढ़ते हैं। फिर बाप अपने बच्चे को गोदी लेकर वो उसको बोसा देता है, उसको किस करता है। और ऐसा भी होता है कि अगर एक वालिद के जो है वो एक बाप के कई बच्चे हैं, 2 3 4, तो हर बच्चे कोशिश करते हैं कि पहले वो अपने बाप के टांगों से लिपट कर उससे पहले किस वसूल कर लें, जो बड़ी जलन वाली होती है कि एक बच्चे को जब किस किया जाता है, उसको जब बोसा दिया जाता है तो बाकी बच्चे जो है वो हसद और रश्क से उसको जो है देखते हैं, जलन से, कि उसको जो है वो बाप ने बोसा दिया और मुझे नहीं दिया। यहाँ पर एक बात बता रहे कि ये सब नहीं हो सकता वो लोगों के साथ जो कब्र में चले गए, अब वो ये सारी चीज़ें नहीं देख सकते, अब ऐसा कुछ नहीं होता उनके घरों में। नेक्स्ट स्टैंजा है, ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी अ स्ट्रोक। ऑफ्ट अक्सर, ऑफन जिसको आज हम कहते हैं अक्सर, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई, फसलों की कटाई, सिकल के मतलब होते हैं दरांती, भाला जो एक लाइक क्रिसेंट शेप और चांद के शेप का आपने देखा होगा, एक आला होता है जिससे फसल को काटा जाता है, दरांती जिसको हम कहते हैं, सिकल कहा जाता है। आपने मकई जो बेचते हैं ना, तो कराची शहर से या जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि मकई बेचने वाले जो होते हैं उनके पास भी एक ख़ास किस्म की जो है वो एक नाइफ का किस्म की होती है, एक चाकू जैसी। पिक्चर में लगाना भूल गया इसमें, अदरवाइज़ मैं पिक्चर अपलोड कर देता। तो वो एक जो है वो एक क्रिसेंट टाइप का होता है, उसको सिकल कहा जाता है, दरांती कहते हैं। ईल्ड मतलब होती है पैदावार, फुरो के मतलब होते हैं क्यारियाँ जो बनी होती हैं, और जो फसल जब लगाते हैं तो आप देख सकते हैं पिक्चर में क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो स्टबर्न मतलब होता है ज़िद्दी, ग्लीब के मतलब होता है ज़मीन, जोकन मीन्स खुश, ड्राइव मीन्स होता है चलाना, टीम से मुराद यहाँ पर वैसे तो जो है वो मवेशी हैं, मवेशियों के कतार है, बहुत सारे मवेशी एक साथ हो तो उनको टीम कहा जा रहा है। अफील्ड मतलब खेत में, बोर्ड के मतलब होते हैं झुकना, रुकू करना, झुकना, स्टडी मीन्स होते हैं ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रोक के मतलब होते हैं चोट। ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, अक्सर जो किसान होता है जो वो अपनी दरांती लेकर वो कटाई करता है फसलों की। देयर फुरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक, और वो क्यारियाँ बनाते हैं, और अक्सर वो जब क्यारियाँ बनाते हैं ज़द्दी ज़मीन को वो तोड़ देते हैं, जो सख्त से सख्त ज़मीन होती है उस पर वो जो है वो हल चलाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन में एक तरह से वो टूट जाती है ज़मीन और उसके अंदर फिर वो बीज बोते हैं। तो यहाँ पर देयर इज़ ऑल्सो सेकंड लाइन में पर्सनिफिकेशन आपको दिख रही है, स्टबर्न ग्लीब, ज़िद्दी ज़मीन, तो ज़मीन तो ज़ाहिर सी बात है ज़िद्दी नहीं हो सकती, तो एक ह्यूमन एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दिया जा रहा है। सो दिस इज द पर्सनिफिकेशन। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, कितने खुश होते हैं
कितने खुश होते हैं जब वो चलाते हैं अपने मवेशियों को अपने खेतों में, मतलब फसल लगाने के लिए, हल जोतने के लिए। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, कितना झुकते हैं वुड मतलब लकड़ियाँ, बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक, उनकी ताकतवर चोट के सामने। कि जब वो कोई लकड़हारा होता है, लकड़ी काट रहा होता है, तो वो जो इतनी ज़ोर से इतनी ताकतवर चोट लगाते हैं उस लकड़ी में कि वो झुक जाते हैं। जितने भी दरख्त होते हैं वो झुक से जाते हैं उनकी ताकतवर चोट के सामने। मतलब अभी उसके फार्मर्स के बारे में बताया जा रहा है, उनके एफर्ट्स, उनके मुशक्क़तों के बारे में कि किसान किस तरह से जो है वो हल को जोतता है और जितनी ज़मीन में जो है वो क्यारियाँ बनाता है जिसमें फसल उगाता है, और किस तरह से जो है वो एक लकड़हारा लकड़ियों को काटता है। नेक्स्ट स्टैंजा है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडियर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब वैसे तो यहाँ पर मेटाफोर यूज किया जा रहा है। एम्बिशन मतलब होता है मकसद, किसी का भी कोई मकसद है, दैट इज एन एम्बिशन। यहाँ पर एम्बिशन का मतलब अमीर लोग, तो मेटाफोर इसका आ रहा है। एक वर्ड के बदले में दूसरे वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अमीर लोग इससे मुराद है। मॉक मतलब होता है मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ समवन। टॉयल, टॉयल मीन्स होता है मुशक्कत, कोशिश, मुशक्कत, मेहनत। होमली मीन्स होता है घरेलू। डेस्टिनी मीन्स किस्मत। ऑब्सक्यूर मतलब होता है छुप जाना। ग्रैंडियर, शान और शौकत वाला। डिस्डेनफुल, बेइज्जती वाला। एनल्स मतलब होते हैं औकात। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, यहाँ पर अब अमीरों से कहा जा रहा है, रिच पीपल से कहा जा रहा है, गरीबों के बारे में। चूंकि वो गांव में मौजूद है, गांव में अक्सर गरीब रहते हैं, तो अमीरों से कहा जा रहा है कि लॉट नेट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अमीर लोगों को चाहिए कि वो उनके फ़ायदेमंद मुशक्क़त का मजाक ना उड़ाएं। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, ना ही वो उनके घरेलू छोटे छोटे खुशियों का मजाक उड़ाएं। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, ना ही उनकी छिपी हुई किस्मत का मजाक उड़ाएं कि उनकी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। कभी इसका मजाक ना बनाए अमीर लोग। नॉर ग्रैंडियर हेयर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, ग्रैंडियर यहाँ पर भी एक मेटाफोर है। ग्रैंडियर मतलब होता है शान और शौकत, लेकिन यहाँ ग्रैंडियर जी कैपिटल है, मतलब यहाँ एक मेटाफोर यूज़ किया जा रहा है। शान वाले लोग, मर्तबे वाले लोग, और ना ही मर्तबे वाले लोगों को चाहिए कि वो बेइज्जती के साथ मुस्कुराएं, बेइज्जती करते हुए मुस्कुराएं या तंज के साथ हंसें। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो मुख्तसर और सादा से औकात होते हैं इन गरीबों के, इनको देखकर वो बेइज्जती वाली हंसी ना हंसे, उनकी हंसी ना उड़ाएं कभी भी। नेक्स्ट स्टैंजा है, द बोस्ट ऑफ हेराल्डी, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits like the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. बोस्ट मीन्स होता है शेखी। हेराल्ड्री, हेराल्ड्री मीन्स होता है रुतबा, मकाम। पुराने ज़माने में लाइक, या अभी भी शायद होता हो कि इंग्लैंड वगैरह में या फिर वेस्टर्न नेशंस में जो बड़ा काम करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो अशराफिया होते हैं, उनको जो है वो एक रुतबा दिया जाता है जिसको हेराल्ड्री कहा जाता है। उसके जो है वो पूरे समझ लो मेडल्स वगैरह होते हैं पूरे, तो वो मेडल्स वगैरह जो है वो डेकोरेशन के तौर पे दिया जाता है अमीर लोगों को। तो हेराल्ड्री से मुराद यहाँ रुतबे की शेखी है। पॉम्प मीन्स नमूदो नुमाइश, दिखावा। इनएविटेबल मीन्स नागज़ीर, जिसको रद्द ना किया जा सके। ग्लोरी मीन्स अजमत। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave. जो रुतबे की शेखी होती है अमीर लोगों के पास, जो हेराल्ड्री होती है, जो बुलंद मरतबा होता है, उसकी जो वो शेखी भगाते हैं। द pomp of power, अपने ताकत की नुमाइश करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी खूबसूरती। ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, जो दौलत उनको कभी भी मिली। अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, वो सब इंतज़ार करती हैं एक नागज़ीर घंटे का, एक उस घंटे का, उस ऐसे वक्त का जिसको रद्द नहीं कर सकता कोई इंसान। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, तो जिस रास्ते पे वो चलते हैं, अजमत का रास्ता, शान और शौकत का रास्ता है ना, रुतबे का रास्ता, मर्तबे का रास्ता, वो सब का सब रास्ता आगे जाकर कब्र की तरफ ही जाता है। मतलब जो कुछ भी हो, इंसान आगे जाकर मौत के घाट ही उतरता है, कब्र की आगोश में ही जाता है। शायर ने कहा था ना, अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, उसी से सिकंदर सफाते भी हारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, हर एक ले लेके क्या क्या न हसरत सधारा।
तो हर इंसान आज नहीं तो कल वो मर जाता है, भले वो कितना ही अमीर हो, कितनी ही दौलत उसके पास हो। कारून, फिरौन, हामान, नमरूद, हर किसी को मौत है, हर कोई मर गया, कोई हमेशा जीने के लिए दुनिया में नहीं आता। लाइफ इज टेम्पोररी एंड डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस लाइफ। नेक्स्ट स्टेंजा कहते हैं, नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दिस द फॉल्ट, इफ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेस, वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइल एंड फ्रेटेड वॉल्स, द फीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ फ्रेज। ये मतलब होता है द या दी, इम्प्यूट मीन्स इल्ज़ाम देना, और ई आर मतलब ओवर ऊपर, थ्रो ये थ्रो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। आइल, आइल किसे कहते हैं, लाइक राहदारी, मतलब लाइक जो चर्च वगैरह होता है ना उसमें एक राहदारी बनी होती है, लॉन्ग ड्रॉन आइल, लंबी राहदारी, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में एक लंबा सा एक रास्ता होता है जो कुर्सियों से गुजरते हुए जो सामने स्टेज तक जाता है, तो वॉट एवर इसको हम रोस्ट्रम कह सकते हैं, कुछ भी, शायद स्टेज ही कह रहा हूँ मैं यहाँ पर इसको। फ्रेटेड वॉल्ट, वॉल्ट मीन्स कमरा, इस रूम को कहता है। फ्रेटेड मतलब जिसमें लकड़ी का काम हुआ हो, वुडन लकड़ी से बना हुआ। पीलिंग, पीलिंग एंथम, पीलिंग मतलब होता है आले मौसीकी की आवाज़, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी साउंड। स्वेल्स मतलब सिंग्स गाती है। नोट ऑफ प्रेस मतलब तारीफी कलमात या तारीफी नगमे। नॉर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट्स, ना ही तुम लोग ए मगरूर घमंडी अमीर लोगों, तुम इन लोगों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते उनके कसूर पर। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज रेस, अगर उनके कब्रों पर कोई यादगार नहीं बनाया गया, ना ही कोई ट्रॉफीज उनको दी गई, ऐसे गरीब लोगों की कब्रों पर कोई टॉम, कोई मज़ार नहीं बना, ना ही कोई ट्रॉफी उन्होंने कभी उठाई अपने हाथों से। दे आर अनसंग हीरोज वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइलैंड फ्रेटेड वॉल्स, जहाँ पर लंबी राहदारी हो और लकड़ी से बने कमरे हों। द पिलिंग एंथम स्वेल्स नोट ऑफ प्रेज, और ना ही आले मौसीकी ने गाया उनके लिए तारीफी कलमात, मतलब जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, चर्च में जब वो मर जाते हैं तो उन पर क्या होता है, तारीफी कलमात गाए जाते हैं, बहुत कुछ उनके लिए गाया जाता है, उनकी तारीफ़ों में कलमात कहे जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो मरते हैं तो चर्च में उनके लिए कोई आले मौसीकी की आवाज़ नहीं आती, और ना ही कोई तारीफ़ी कलमात उनके लिए गाए जाते हैं, ऐसे गरीब किसानों के लिए, ऐसे गरीब देहातियों के लिए। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, कैन स्टोरी रन और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द जल कोल्ड एयर ऑफ डेथ। स्टोरीड अर्न, मशहूर लोगों की राख का मर्तबान जिन पर कहानी लिखी हो। अर्न किसे कहते हैं, यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक किस्म का चार होता है, एक किस्म का एक कप टाइप होता है जिसमें अस्थियाँ रखी जाती हैं, मतलब जब क्रिमेशन हो जाती है, वैसे तो क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनके वसीयत पर, उनके विल पर उनको जला दिया जाता है। तो जैसे कि पीबी शैली को जलाया गया, हमने पढ़ा था म्यूजिक एंड सॉफ्ट फोर्सेस डाई के अंदर। तो इस तरह से ये जो अर्न होता है, अब ऐसे लोगों के जो अर्न, मशहूर लोगों के अर्न्स होते हैं, वो चर्च में रखे होते हैं और उनके ऊपर स्टोरी लिखी होती है, उनके ऊपर उनकी कहानियाँ लिखी होती हैं, ऊपर किसी लाइक दीवार पर किसी फ्रेम करके उनकी स्टोरीज, उनके शान और शौकत के बारे में लिखा होता है। एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड इंसानी, बस्ट मतलब होता है एक मुजस्मा, एक स्टेचू जिसमें इंसान के हाफ बॉडी का स्टेचू होता है, सीने तक का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह के स्टेचूज आपने देखे होंगे, इनको बस्ट कहा जाता है। मेंशन, मेंशन मतलब होता है जिस्म इंसान का। फ्लीटिंग ब्रेथ, थमी हुई सांस, वो सांस जो निकल चुकी है इंसान के जिस्म से। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, चापलूसी करना। सूत मीन्स लाइक पुरसकून कर देना। कोल्ड एयर, कान ना धरना, मतलब किसी बात पर कान ना धरना, सूद। यहाँ कहते हैं कैन, अच्छा स्टार्ट करते हैं इसमें तो इसकी एक्सप्लेनेशन। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ, क्या जो लोग अमीर लोग मर जाते हैं, जब उनके अर्न्स पर कहानी लिख दी जाती है, उनके मुजस्मे बना दिए जाते हैं और उनको रख दिया जाता है चर्च में, तो क्या इससे उनकी थमी हुई सांस जिस्म में वापस आ सकती है? कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या उनके लिए इज्जत में जो अल्फाज कहे जाते हैं, क्या उससे साइलेंट डस्ट जो खामोश मिट्टी है, जिस मिट्टी से इंसान बना है, वो उनका जिस्म जो मिट्टी और राख का ढेर बन चुका है, क्या हम उसको प्रोवोक कर सकते हैं, उसको जगा सकते हैं?
सिर्फ इज्जत व अफजाई के अल्फाज कहकर, और फ्लैटरी सूद द डल की कोल्ड एयर ऑफ डेथ। और क्या जब हम उनकी चापलूसी करते हैं, उनके लिए तारीफ़ी कलमात कहते हैं, तो क्या उससे जो कोल्ड एयर ऑफ डेथ मतलब मौत जो किसी की नहीं सुनती, जो हमेशा किसी की बातों पर कान नहीं धरती, वो इंसान जो मर चुका वो कभी जिंदा नहीं हो सकता, तो क्या आप उसको जिंदा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। गरीब हो चाहे अमीर हो, जब वो मर जाता है तो मरकर वो राख का ढेर ही बन जाता है और वो दुनिया में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो भले वो उसके लिए आप जितने भी अर्न्स बना दें, उसके एनिमेटेड बस्ट बना दें, या फिर उनके लिए आप कितने भी तारीफ़ी कलमात चर्च के अंदर कहें, लेकिन एक अमीर हो चाहे गरीब हो, वो इंसान मरने के बाद दुनिया में वापस नहीं लौटता। तो शुरू में गरीबों के बारे में बताया, अब अमीरों की मौत के बारे में बता रहे हैं। Perhaps in this neglected spot is laid some heart once pregnant with celestial fire, hands that the rod of empire might have swayed, or waked to ecstasy the living lyre. पर शायद, इन शायद, perhaps शायद, pregnant का मतलब यहाँ पर है भरा हुआ, फिल हुआ हुआ। सेलेस्टियल फायर आसमानी आग या आसमानी जज्बा, रूहानी जज्बा। और रॉड ऑफ एम्पायर मतलब शाही इक़्तिदार, शाही गद्दी। स्वेड मीन्स होता है काबू करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को। वेक्स्ट मीन्स होता है पैदा करना। एस्टेसी मीन्स एक्सट्रीम जॉय, हद से ज़्यादा खुशी। लायर वैसे तो हम हार्प को कहते हैं, पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, काला मौसीकी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको लायर या हार्प या बरबत कहा जाता था। यहाँ पर ये मेटाफोरिकल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है शायरी। Perhaps in this neglected spot is laid, शायद यहीं इसी मकाम पर, इसी कब्रिस्तान में कोई ऐसी जगह भी है जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, गरीब की कब्र। Some heart once pregnant with celestial fire, शायद इनमें कोई ऐसा दिल होगा जो कभी भरा होगा किसी जज्बे से, कुछ कर दिखाने के जज्बे से। Hands that the rod of my empire might have swayed, इसमें ऐसे हाथ दफन होंगे जो शायद कभी किसी शाही इक़्तिदार को काबू कर सकते थे, जिनमें इतना पैशन था, इतना एबिलिटी थी कि वो रॉड ऑफ एम्पायर मतलब कि एक एम्पायर, एक सल्तनत को जो है वो चला सकते थे, उसको काबू कर सकते थे। और वेक टू एस्टेसी द लिविंग लायर, और वो पैदा कर सकते थे खुशी के साथ एक जिंदा शायरी को, या वो बहुत बड़े शायर हो सकते थे और बहुत बड़े शायरी कर सकते थे और लोगों को खुश कर सकते थे। क्या पता इनमें ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े शायर होते हैं, बड़े बादशाह होते हैं, जिसके अंदर जज्बे भरे होते हैं, लेकिन उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो गरीब थे। नेक्स्ट स्टैंजा है, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, रिच विद द सॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर एनरोल, chill penury repressed their noble rage and froze the genial current of the soul. नॉलेज यहाँ पर पर्सनिफिकेशन की जा रही। नॉलेज मीन्स इल्म। एम्पल पेज, एम्पल मतलब कुशादा, वास्ट। अनरोल मीन्स होता है खोलना, ओपन अप करना किसी चीज़ को। चिल पेन्योरी, चिल मतलब ठंडी, और पेन्योरी का मतलब होता है गुर्बत, ठंडी गुर्बत। चूँकि पेन्योरी मीन्स होता है गुर्बत, और चिल क्यों कह रहे हैं, ठंडी कह रहे हैं, चूँकि गुर्बत ठंडी होती है ना। जैसे हम कहते हैं ना किसी की जेब में पैसा हो तो हम कहते हैं उसकी जेब गर्म है, और जेब में पैसा नहीं हो तो हम कहते हैं जेब ठंडी है। तो दैट्स चिल पेन्योरी, ठंडी गुर्बत। रिप्रेस्ड मीन्स दबा दिया। रेज मीन्स ताकत, पावर, कुवत। वैसे गुस्सा भी होता है इसके मतलब, यहाँ पर इसके मतलब है ताकत। जीनियल करंट, जहानत, उनके जहानत, उनका जहीन दिमाग, जीनियल करंट, जीनियस से निकला ये वर्ड। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर एनरोल। लेकिन इल्म, बट नॉलेज, अच्छा इसके नॉलेज के बाद डिड नेवर एनरोल, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा सेकंड लाइन से। लेकिन इल्म ने कभी नहीं खोला, टू देयर आईज, उनकी आंखों को, हर एम्पल पेज, अपने कुशादा पन्नों से, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, जिसमें कई ज़माने की कहानियाँ लिखी थी, कई ज़माने की दास्तानें उसमें, रिच मतलब भरी पड़ी थी। मतलब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो गरीब होते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं हो पाती है, उनके सामने इल्म का राज नहीं खुलता है, और इल्म अपने कुशादा पन्ने नहीं खोलता है उनके सामने, जिसमें कई ज़बानों की दास्तानें, कई स्पॉइल्स ऑफ टाइम मतलब जो कुछ पूरे दुनिया में हुआ, हिस्ट्री वगैरह, तारीख उसमें लिखी होती है, कभी वो उस चीज़ से आशना नहीं हो पाते हैं। चिल पेन्योरी रिप्रेस देयर नोबल रेज, ठंडी गुर्बत है, जो गुर्बत है वो दबा देती है उनकी ताकत को, उनकी पावर को। एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, और जो जहानत एक इंसान की उसको जमा देती है। और ये ठंडी गुर्बत ना सिर्फ इंसान की ताकत को दबाती है, बल्कि इंसान की जहानत को भी जमा देती है।
मतलब इंसान जो ज़हीन होता है लेकिन गरीब होता है, तब अपनी जहानत को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वो जम सी जाती है। तो ये गरीबों की बात कर रहे हैं कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ माँ के नहीं होते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाता तो वो बहुत आगे होते हैं आज। नेक्स्ट स्टैंजा है, फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट serene, the dark unfathomed cave of ocean bare, full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. Full many means lots of, बहुत सारे, gem means जवाहिरात, of purest ray serene, serene का मतलब होता है पुरसकून, unfathomed means unexplored, जिसको दरियाफ्त ना किया गया हो, ocean bare, ocean में समंदर, bare means रखती हैं, blush means होता है शर्माना, ठीक है, blush means होता है शर्माना। क्या कहते हैं बेटा, फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे serene, बहुत सारे जवाहिरात, बहुत सारे जवाहिरात, बहुत सारे हीरे जवाहरात, जेम्स जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं समंदर से निकलते हैं, जिनमें से पुरसकून किरणें निकल रही होती हैं बड़े शफाफ किस्म की। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियन बेयर। अच्छा, यहाँ पर इस स्टैंजा के अंदर बेटा एक इन्वर्जन यूज़ की गई है, एक फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की गई है, दैट्स इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है आपको सेकंड लाइन फर्स्ट टाइम पढ़ लें या फर्स्ट लाइन सेकंड टाइम पढ़ लें, दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन। तो क्या कह रहे हैं बेटा कि ये कह रहे हैं हमारे पास के फुल मैनी a gem of purest serene, the dark unfathomed caves of ocean bare. So इन्वर्जन यहाँ पर है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि सेकंड लाइन को पहले पढ़ेंगे तो द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियन बेयर, तारीख गैर दरियाफ्त शुजा जो गुफा हैं, गार हैं समंदर में, उसकी गहराई में, उसमें मौजूद होते हैं। फुल मैनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट serene, बहुत सारे ऐसे जवाहिरात जिनमें से जो है वो शफाफ किस्म की शुआएं निकलती हैं जो सुकून देती हैं। फुल मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। कितने ही ऐसे फूल होते हैं इस बॉर्न टू ब्लश अनसीन, जो शर्माते हैं, जिनमें खूबसूरती होती है और उसको अनदेखा कर दिया जाता है, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और रेगिस्तानी हवा में वो बर्बाद कर देते हैं अपने स्वीटनेस को, अपने मीठी खुशबू को। रेगिस्तानों में कई बार ऐसे फूल खिलते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन चूंकि उनको देखने वालों का कदरदान कोई नहीं होता है तो वो अपनी वेस्ट में स्वीटनेस को वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है गरीबों के बारे में, जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यही बात की जा रही है कि कितने हैं ऐसे, कह रहे हैं ना कि गुफा होते हैं, गार होते हैं, जिनके अंदर जो है वो कई सारे हीरे जवाहरात छुपे होते हैं बड़ी तादाद में, जो गैर दरियाफ्त शुदा होते हैं। और कितने ऐसे फूल होते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़ी मीठी भीनी भीनी खुशबू होती है, लेकिन लोग उनको नहीं देखते हैं और वो रेगिस्तानी हवा में मुरझा जाते हैं। ऐसे कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके अंदर जो है वो कितने सारे ऐसे इस तरह के हीरे जवाहरात भरे होते हैं, डायमंड्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़ा पोटेंशियल होता है, लेकिन हम उनके पोटेंशियल को उनकी गुर्बत की वजह से नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो पाक मर कर जो है वो कब्र की आगोश में चले जाते हैं। ये एक रियलिटी बता रहे हैं इस दुनिया की, जो दुनिया में होती है। तो बड़े एक सैड किस्म की पोम है, आप देख सकते हैं इसका थीम। नेक्स्ट स्टैंजा है, सम village Hampden that with dauntless breast the little tyrant of his fields withstood, some mute inglorious Milton here may rest, some crawl mel guiltless of his country's blood. Some village Hampden, कुछ गाँव का हैम्पटन। हैम्पटन से मुराद यहाँ पर जॉन हैम्पटन, ठीक है। 3 लोगों के नाम होंगे इस स्टैंजा के अंदर, 3 पर्सनालिटीज उनके नाम हैं, वो देख रहे हैं। कुछ गाँव के हैम्पटन। हैम्पटन was a person in Britain in England, John Hampden. He refused to pay tax to Charles I, the King of England. तो इंग्लैंड के एक बादशाह थे 1600 के दौर में, सन 1600 के दौर में, उस स्थिति में तो किंग ऑफ इंग्लैंड जो थे उन्होंने एक टैक्स इम्पोज किया था जो एक अनफेयर टैक्स था। तो जॉन हैम्पटन ने क्या किया था बेटा कि उसको पे करने से इनकार कर दिया था और उसके खिलाफ एक तरह से एक बगावत की थी। जॉन हैम्पटन, डॉन्टलेस निडर,
अनअफ्रेड। ब्रेस्ट मतलब यहाँ सीना होता है, वैसे दिल है। टायरेंट मीन्स होता है जालिम, क्रूल। विथ इट्स सूट मतलब होता है सामना करना। म्यूट मीन्स होता है खामोश। इनग्लोरियस मीन्स गुमनाम। मिल्टन से मुराद यहाँ पर है जॉन मिल्टन, जब जानते हैं एक बड़े शायर इंग्लिश लैंग्वेज के, जिन्होंने एक और पोम लिखी आपकी, कौन सी, लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेनिस्टिस। ये भी पोएट थे प्यूरिटन एरा के, और प्यूरिटन एरा वही दौर था जब क्रॉमवेल रेवोल्यूशन आया था, जब चार्ल्स वन के खिलाफ बगावत हुई थी। तो जॉन मिल्टन उनमें से एक थे जो क्रॉमवेल रेवोल्यूशन का पार्ट थे। और नेक्स्ट है क्रोमवेल। अभी क्रोमवेल जो है इनका नाम है ओलिवर क्रोमवेल। ये भी एक पर्सनालिटी है, इनकी पिक्चर यहाँ पर है। ऊपर वाली जो फोटो है दैट इज फोटोग्राफीज ऑफ जॉन हैम्पटन, और नीचे वाली जो फोटोग्राफ है दिस इज ओलिवर क्रोमवेल। ही वॉज द लीडर ऑफ क्रोमवेल रेवोल्यूशन। क्रोमवेल का जो इनकलाब आया था, और क्रोमवेल इनकलाब क्या था, यही कि एक सिविल वॉर थी, खाना जंगी थी, जो कि लगी थी कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर। जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो बादशाह के खिलाफ हो गए थे, चूँकि उन्होंने टैक्स लगाया था बहुत सारे भेजा। चार्ल्स वन नाम था उस बादशाह का। और एक क्रोमवेल रेवोल्यूशन चला जिसमें साथ दिया हैम्पटन ने। जॉन हैम्पटन जो थे वो कज़न थे ओलिवर क्रोमवेल के, साथ में मिल्टन भी इनके साथ मौजूद थे। तो क्रोमवेल रेवोल्यूशन फाइनली ख़त्म हुई 1649 में, जब चार्ल्स वन को बीहेड कर दिया गया, या फिर उनकी जब सर कलम कर दिया गया। उसके बाद फिर कुछ वक्फा एक आया, लाइक उसमें डेमोक्रेसी, जमहूरियत आ गई, रिपब्लिक बना इंग्लैंड। और ये थोड़ा सा एक वक्त था जिसमें इंग्लैंड एक रिपब्लिक रहा था चार्ल्स वन के बीहेडिंग के बाद। और ओलिवर क्रोमवेल जो है उसके अंदर वो समझ लें प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वॉट एवर, वो उसके लीडर बने थे। तो स्टेंजा आप आते हैं ज़रा एक्सप्लेनेशन के अंदर। सम वैलेज हैम्पटन दैट विद डाउंटलेस ब्रेस्ट्स। इसी कबर में, ये जो कबर मेरे आसपास मौजूद होने में लेटे होंगे कुछ गांव के हैम्पटन, जिनके निडर दिल होंगे, जितने निडर होते हैं, जिन्होंने टैक्स पे से करने से इनकार कर दिया था जैसे कि जॉन हैम्पटन ने, वैसे ही निडर दिल को इसके अंदर होगा। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विथ स्टूड। वो द लिटिल टायरेंट्स ऑफ हिज फील्ड्स स्टूड। और जो छोटे छोटे जालिम होंगे, एक तो बड़ा जालिम था चार्ल्स वन, और उस गांव में जाहिर सी बात है गांव तो छोटा होता तो जालिम भी छोटे होंगे, तो इस खेत के छोटे छोटे जालिमों का सामना किया होगा उन्होंने। ऐसे गांव के हैम्पटन होंगे यहाँ पर। सब म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट। कुछ खामोश गुमनाम जॉन मिल्टन शायद यहाँ पर आराम फरमा रहे हों। जॉन मिल्टन जो थे उन्होंने तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उन्होंने खुलेआम बगावत की थी ओले वो उसकी चार्ल्स वन की। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉन मिल्टन ही होंगे, मिल्टन जैसे होंगे, लेकिन वो खामोश होंगे, वो इनग्लोरियस गुमनाम होंगे, जिनको कोई नहीं जानता, अगर यहाँ पर वो आराम फरमा रहे होंगे अपने कब्रों के अंदर। सम क्रोमवेल गुस्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। यहाँ पर शायद कोई क्रोमवेल भी होगा, क्रोमवेल ओलिवर क्रोमवेल होगा जो लीडर होगा, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, जो मासूम होगा अपनी कौम की खून के लिए, जिसने अपनी कौम का खून नहीं बहाया होगा। ऐसा कोई ओलिवर क्रोमवेल भी होगा। क्योंकि जो क्रोमवेल रेवोल्यूशन आया था वो तो एक ब्लडी रेवोल्यूशन थी जिसमें बहुत सारे खूनें बही थी दोनों तरफ से। लेकिन क्या पता यहाँ पर कोई ऐसा क्रोमवेल हो जिसने अपने गांव के लोगों का खून नहीं बहाया हो, लेकिन उसी तरह से कोई एक स्ट्रगल की हो। ठीक है, तो जिस दौर में ये शायरी लिखी जा रही थी तो उस दौर में जाहिर सी बात है जो है क्रोमवेल रेवोल्यूशन को एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती थी, क्योंकि 1700 के दौर में बादशाहत मौजूद थी जो इंग्लैंड के अंदर। तो वहाँ पर इसलिए जो है ना उनको अच्छा नहीं समझा जा रहा है ओलिवर क्रोमवेल को। तो वही कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारे खून बहाए थे लोगों के। लेकिन अब जो कि डेमोक्रेसी है तो लोग अब ओलिवर क्रोमवेल को एक हीरो समझते हैं, जॉन हैम्पटन को हीरो समझते हैं। जॉन हैम्पटन के नाम से आपको पता है एक शहर भी है, लेकिन USA देयर इज अ सिटी, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वॉशिंगटन। तो वहाँ पर वो हैम्पटन सिटी में एक स्कूल था जहाँ पर वो एडमिशन लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सफ़र किया था वहाँ का और काफ़ी हार्डशिप्स देखी थी। तो वो हैम्पटन इज़ लाइक अ सिटी इन USA। नेक्स्ट स्टैंजा है द applause of listening senates to command, the threats of pain and rain to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. Their Lord forbid, nor circumscribe alone their growing virtues, but their crimes confined, forbid to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा एबनॉर्मल सा एक स्टैंजा है। यहाँ पर देखो सेकंड स्टैंजा जो यहाँ पर आ रहे हैं ना इस वाली स्लाइड पर, दे आर लॉर्ड फॉरबेड।
मतलब कि उनकी लॉट ने या उनकी किस्मत ने मना कर दिया था। तो ये लॉट फॉरबेड के बाद ना, ये सारी लाइंस लॉट फॉरबेड के बाद ही उनकी किस्मत ने मना किया या उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सो दे आर लॉट फॉरबेड, उनकी किस्मत ने मना कर दिया और उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस चीज का भाई? द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सैनेट्स टू कमांड, मतलब वो तालियां। अपलॉज मीन्स होते हैं यहाँ पर, पहले सारे में मीनिंग्स बता दूं। TH का मतलब यहाँ पर है द, दिस इज द, ठीक है, दिस इज द। अपलॉज मीन्स होता है तालियां, क्लैपिंग्स। लिसनिंग मीन्स सुनना, लाइक सैनेट्स मीन्स एवान, जैसे कि पार्लियामेंट या सैनेट कह सकते हैं। एवान बाला, एवान जीनी, कोई भी। रेन मीन्स होता है तबाही। डेस्पाइस का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना, बिखेर देना। प्लेंटी का मतलब यहाँ पर है दौलत, वेल्थ। ओवर, OER मतलब ओवर, ऊपर। देयर से मुराद यहाँ पर है डेड विलेजर्स, जो मरे हुए जो देहाती हैं। लॉट मीन्स किस्मत हो गई, फॉरबेड मना किया। सर्कमस्क्राइब्ड महदूद, लिमिटेड। वर्च्यू मीन्स होता है नेकी। कन्फाइंड का मतलब होता है, इसका मतलब सेम यही होता है, महदूद। वेड मीन्स होता है चलना। स्लॉटर मीन्स होता है कत्ल व गारत, मतलब कत्ल करना, ज़बह करना किसी को। तो दे आर लॉट फॉरबेड द अपलॉज ऑफ लिसनिंग सैनेट्स टू कमांड, कि उनकी किस्मत ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो सुने उन तालियों को जो सैनेट्स वाले बजाते हैं। अच्छा, सैनेट मतलब ये कोई आकर जो है वो खड़े हो जाए, किसी तकरीर करें किसी सैनेट में, फिर सारे लिसनर्स तालियां बजाएं। किस्मत ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी। गरीबों की बात कर रहे हैं। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रुइन टू डिस्पाइस, और दर्द के जो धमकियां हैं उनको सहना। एंड रुइन टू डिस्पाइस, और तबाही को नज़रअंदाज करना। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, दौलत बिखेर देना स्माइलिंग लैंड में, एक ज़मीन में, ताकि वो मुस्कुरा सके। स्माइलिंग लैंड भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, बेजान चीज़ में जान डाली जा रही है। मतलब उनके पास ना इतने पैसे थे कि वो दौलत बिखेर सकते थे पूरी सरजमीन में हर तरफ। एंड रीड देयर हिस्ट्री नेशंस आई, और कौमों की आंखों में उनकी तारीखें जो है वो नक्श होती हैं। ऐसा भी नहीं हो कि उनकी किस्मत ऐसी नहीं थी कि एक तारीख में उनका तस्करा कहीं ना कहीं होता। उसके बाद दोबारा, दे आर लॉट फॉरबेड नॉर सर्कमस्क्राइब अलोन, दे आर ग्रोइंग वर्चूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड। उनकी किस्मत ने उनको रोक दिया और वो महदूद से हो गए। और दे आर ग्रोइंग इलनेस, उनकी नेकियां भी महदूद हो गई। एंड देयर क्राइम्स कन्फाइंड, उनके जराइम भी महदूद हो गए। ना ही वो कोई बहुत बड़ी नेकी कर पाए और ना ही कोई बहुत बड़ा जुर्म कर पाए जो गरीब लोग थे। फॉरबेड टू वेट थ्रो द स्लॉटर टू अ थ्रोन, और वो ये भी नहीं कर पाए कि वो चल सकते थे कत्ल गारत के रास्ते पर एक तख्त तक जाने के लिए। जैसे अमीर लोग होते हैं, तख्त के लिए, बादशाहत के लिए लड़ते हैं, आपस में कत्ल गारत करते हैं, फिर जाकर तख्त पे जाकर बैठ जाते हैं। गरीब लोगों को ये मैसर नहीं आता। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही इनकी किस्मत में ये लिखा था कि वो रहम के दरवाज़ों को बंद कर दें बने हुए इंसान पर। मीन्स गरीबों को ये सारी चीज़ें नहीं मैसर होती। और एक तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद ही होता है कि ये सब चीज़ें अमीरों को मिल भी जाती हैं तो वो उसको नेगेटिव तरह से, नेगेटिव वे पर उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि वो कत्ल गारत करते हैं, इस तरह रहम के दरवाजे को बंद कर देते हैं बनी हुए इंसान पर, इंसानियत के ऊपर। ठीक है, लास्ट 2 स्टैंजास हैं। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेनियस शेम, or heap the shine of luxury and pride with incense kindled at the muse's flame. Pangs means होता है दर्द, pain. Quench means सकून देना. Ingenious का मतलब होता है मासूम. Shame means होता है शर्म. Heap का मतलब होता है ढेर लगाना किसी चीज़ का. Incense के मतलब होते हैं अगरबत्ती. Kindle means होता है जलाना किसी चीज़ को, to burn something. Muses, Muse का M कैपिटल है, that's a proper noun that's used for a goddess of Greece. Greek goddess थी जिनको म्यूज कहा जाता है। इसमें पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्रीक गॉडेस म्यूज। तो ये मैंने आपको मीनिंग्स बता दिया। बात एक्सप्लेनेशन में, द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेनियस शेम और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूजिस फ्लेम। अभी क्या एक्सप्लेनेशन है इस 2 लाइन्स, इन 4 लाइन्स की। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस टू हाइड, वो जो दर्द होता है जिससे निपटना होता है, जिससे जद्दोजहद करना होता है। इफ कॉन्शियस टू हाइड, एक बाखबर सच को छुपाने के लिए।
जो दर्द एक सहना होता है। To quench the blushes of ingenuous shape, और मासूम सी शर्म को सुकून देने के लिए जो शर्म होती है। और heap the shrine of luxury and pride, और जो ढेर होती है श्राइन में मतलब मकबरे में लग्जरी, आसाइशों की, प्राइड और फख्र की, घमंड की। With incense kindled at the muse's flame, जिसमें अगरबत्ती जलाई जाती है। म्यूजियस फ्लेम से मुराद के जो रानी देवी जो है उसकी शोलों की मानंद या उसके शोलों पर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बेटा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वही फॉरवर्ड वाले लाइन से स्टार्ट हो रहा है कि गरीब लोग जो है ना वो उस दर्द को नहीं सह सकते हैं जो कि सच को छुपाना पड़ता है। अमीर लोग बहुत सारे सच को छुपाते हैं, गरीब उन सच को नहीं छुपा सकते हैं और उसको छुपाने का दर्द उनको हासिल नहीं होता। तो क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेनियस शेम, और ना ही वो कुछ ऐसे शर्मनाक काम करते जिनको उनको छुपाना पड़े जैसे अमीर लोग करते हैं। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और ना ही उनके पास ढेर होती है आसाइशों की, फ़ख्र की। विथ इंसेंस किंडल एट द म्यूजियस फ्लेम, और उस श्राइन में, उस मकबरे में जो है वो अगरबत्ती, इंसेंस में अगरबत्ती, कोई मीठी भीनी खुशबू वाली कोई भी चीज़ वो जल रही होती है। किंडल में जलती है एट द म्यूजियस फ्लेम, जो रानी देवी के शोलों में। मतलब अमीर लोगों को ये सब मैसर नहीं है, गरीब लोगों को ये सब मैसर नहीं आता। Far from the meddling crowd, ignoble strife, their sober wishes never learned to stray. Along the cool, sequestered vale of life, they kept the noiseless tenor of their way. तो अब ये लास्ट स्टैंजा है बेटा हमारी इस पोम का। लाइन्स फ्रॉम एन स्टैंजास फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन कंट्रीसाइड चर्चयार्ड। मैडिंग मतलब होता है पागल, मैड से निकला है। इग्नोबल मीन्स शरीर, शरारती। स्ट्राइफ मीन्स कोशिश। सोबर मीन्स होता है संजीदा। स्ट्रे के मीन्स होता है गुमराही, रॉन्ग पाथ, गलत रास्ता। सिक्वेस्टेड मीन्स होता है आइसोलेटेड, अलग थलग। वेल मीन्स वैली, वादी। और टेनोर के मतलब होता है लौट या किस्मत। फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड्स, एक बड़ी मशहूर लाइन है इनकी, फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। थॉमस हार्डी एक नॉवेलिस्ट हैं जिन्होंने इस नाम से एक नॉवेल भी लिखा है, फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। तो फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ, पागलों के झुंड के शारीरिक कोशिशों से कहीं दूर। मेडिंग क्राउड से मराद यहाँ पर एक आम लोगों की बात की जा रही है, अमीरों की बात की जा रही है कि जो बड़ी तादाद में जो पागल होते हैं पैसों के लिए, दौलत के लिए, उनकी इग्नोबल स्ट्राइफ्स होते हैं, कोशिशें होती हैं दौलत जमा करने के लिए, उनसे कहीं दूर होते हैं गरीब लोग। देयर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे, उनके संजीदा से खुशियाँ जो ख्वाहिशात होती हैं उन्होंने गुमराही करना कभी नहीं सीखा होता है, कभी वो गुमराही के रास्ते पर, गुनाहों के रास्ते पर कभी भी नहीं चलते वो। अलॉन्ग द कूल सेक्रेटेड वेल ऑफ लाइफ, और ठंडे से अलग थलग जिंदगी की वादी में, उसके साथ साथ जो एक जिंदगी की वादी होती है उसमें जो अलग थलग से वो रहते हैं। दे केप्ट द नॉइसलेस टेनर ऑफ देयर वे, और वो रखते हैं नॉइसलेस, खामोश टेनर, किस्मत अपनी जिंदगी की, और वो अपनी किस्मत को जीते हैं, खामोश जिंदगी जीते हैं, अपना रास्ता चलते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फाइनली बालाखिर मर जाते हैं और कब्र की आगोश में चले जाते हैं। तो बेटा दीज आर द लाइन्स ऑफ स्टैंजास रिटन ऑन कंट्रीसाइड चर्चयार्ड, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से वो बता रहे हैं इनके बारे में।